हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। देखो आज के लेक्चर में पहले मैं ये बता देता हूँ। चलो, हमारे लास्ट वीडियो में हम लोगों ने ये डिस्कस किया कि किस तरह से फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, मतलब क्या होता है फ्रिक्शन फोर्स। हमने ये देखा कि इस बॉक्स को पुश करने पे ये काफ़ी लंबे टाइम तक तो चल नहीं रहा था, इस पर खूब फोर्स लगाया, नहीं चला। फिर एक पर्टिकुलर फोर्स पे चलना शुरू किया और उसके बाद फिर हम फोर्स को कम करते गए और ये चल रहा था, लेकिन इसका फ्रिक्शन फोर्स कांस्टेंट था। आज हम कुछ और एनालिसिस करेंगे और फिर इसके फॉर्मूलाज के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, एनालिसिस स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हमें कल वाले फोर्सेस का आइडिया है कि किस तरह से इस पे फोर्सेस लग रहे थे, तो देखना कि 113 के बाद 11, हाँ, अब इसके बाद ये चलना शुरू करने वाला है। 118, 121, 123 और अब ये चलेगा। ठीक है, यहाँ इस फोर्स तक ये बिल्कुल भी अपनी जगह से नहीं हिल रहा है। और काम की बात देख रहे हो कि मैं देखो कम करके दिखा रहा हूँ। मैं अपना अप्लाइड फोर्स 115, फ्रिक्शन फोर्स 115, अप्लाइड फोर्स 109, फ्रिक्शन फोर्स 109। मतलब मैं जितना अप्लाइड फोर्स कर रहा हूँ ना, फ्रिक्शन उसको बैलेंस करता जा रहा है। मतलब कितना समझदार फोर्स है, इसको बॉक्स को हिलने नहीं देना है। यही तो फ्रिक्शन है जो मोशन को रेजिस्ट करे, टेंडेंसी ऑफ मोशन को रेजिस्ट करे। तो यहाँ पे आप देखो 123 अप्लाइड फोर्स, फ्रिक्शन फोर्स 123। अब देखना, जैसे ही मैंने 126 फोर्स को बढ़ाया तो क्या हुआ, फ्रिक्शन फोर्स अचानक से कम हो गया। तो क्या हो रहा है यहाँ पर, बेसिकली फ्रिक्शन फोर्स की एक लिमिट होती है, उस लिमिट के आगे वो अपने आप को बढ़ा नहीं पाता और फिर वो अपना हथियार डाल देता है। जैसे नहीं होता, हम एक बच्चे को परेशान कर रहे हैं, वो रेजिस्ट कर रहा है, कर रहा है, फिर हम उसको और परेशान करते ही जाएं तो एक लिमिट के बाद वो थक हार के छोड़ देगा। तो ये ऐसा ही है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन ने भी अपनी सारी लिमिट्स छोड़ दी और जैसे ही उसने लिमिट्स छोड़ी ना, वो एक छोटी वैल्यू पे जाके टिक गया। मतलब वो एक स्मॉलर वैल्यू पे पहुंच गया। उससे पहले तक देख रहे थे 123 न्यूटन तक बैलेंस कर रहा था, लेकिन फिर वो रुक गया। अब देख रहे हो, मैं अपना फोर्स कम करता जा रहा हूँ। मैं अपना फोर्स 62, 59 और कम करते करते मैं बिल्कुल ज़ीरो कर दूंगा, तो भी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करेगा क्योंकि बॉक्स चल रहा है। तो आज के एनालिसिस में हम ये डिस्कस करेंगे कि भाई फ्रिक्शन डिपेंड किस किस पे करता है। हम इसको देखेंगे कौन कौन से फैक्टर्स पे डिपेंड करता है। तो देखो, सबसे पहले हम देखते हैं कि क्या ये मास पे डिपेंड करता है कि नहीं। चलो, मैंने इस पे 50 kg का बॉक्स और रख दिया। अब मैं फोर्स लगा रहा हूँ। पिछली बार ये 123 न्यूटन पे चलने लगा था, देखो, अरे 156। मतलब ज़्यादा मास होगा तो फ्रिक्शन अपने आप को बहुत लंबे टाइम तक बैलेंस करने, ओह देख रहे हो यहाँ पर ये कुछ चेंज हुआ है। चलो दोबारा से देखते हैं, एक बार ये रुक जाए। हाँ, अब ये रुक गया, स्पीड ज़ीरो हो गई। देखो 176, 194, 20, 220। देखो फोर्स बढ़ा रहा हूँ, फ्रिक्शन बढ़ता जा रहा है। पिछली बार 123 पे हो गया था, इस बार 250 के आसपास हुआ है। इस बार 250 के आसपास हुआ है और जैसे ही हमने 250 से थोड़ा सा ऊपर किया, फ्रिक्शन खटाक से नीचे आ गया। मतलब एकदम से वो छोटा हो जाता है क्योंकि उसकी लिमिट ख़त्म हो गई। अब वो और ज़्यादा बढ़ नहीं सकता है। और मैंने आपको बताया ही था कि जिस लिमिट पे फ्रिक्शन अपने आप को बैलेंस करना बंद कर देता है, उसकी मैक्सिमम लिमिट जहाँ पर आ जाती है, वो स्टैटिक फ्रिक्शन होता है। देखो, मैं दोबारा से 250 तक लेके जाऊँगा इसको। 212, 220, 260, 238, 241, 247, 250। देखो 250 तक रुका हुआ है। मतलब इस फ्रिक्शन की वैल्यू जो 50 kg पे 123 था, अब वो 250 तक पहुंच गया। अब देखते हैं, देखो ओके 253। देखो एग्जैक्टली डबल। अगर आप देखोगे, पिछली बार 126 पे चला था, इस बार 253 पे चला, एग्जैक्टली डबल। कितनी बढ़िया बात है ना, एग्जैक्टली डबल पे ये चलने लग गया। चलो, एक चीज़ पता चल गई कि भाई मास के साथ एकदम प्रोपोर्शनल है। मैंने मास डबल किया, फ्रिक्शन डबल हो गया। चलो यार, ये तो अच्छी बात पता चली। एक बार इसको वेरीफाई कर लेते हैं ना। मास डबल किया, फ्रिक्शन भी डबल हो गया। इस चीज़ को वेरीफाई करते हैं। मैंने मास 4 टाइम्स कर दिया। पहले 50 kg था, 123 पे चला था, मतलब 126 पे चला था। फिर हमने 100 kg किया, 253 पे चला।
अब मैंने 200 केजी कर दिया, तो मतलब 50 का 4 टाइम्स या 100 का डबल, मतलब 253 का डबल, 500 से भी ज़्यादा। मतलब अब मैं फोर्स को बढ़ाता हूँ बढ़ाता हूँ बढ़ाता हूँ देखो कितना, क्या ये चल रहा है, नहीं चल रहा है, नहीं चल रहा है। देखो मेरी मैक्सिमम लिमिट फोर्स की है 500, मैंने 500 लगा दिया, ये नहीं चला। और हमारे डेटा के हिसाब से अगर 50 वाला चला था 123 के बाद, 100 मास चला था 253 के बाद, है ना, 255 256 पे चला था शायद। और अब ये चलना चाहिए था 500 के 506 या उसके आगे के बाद, और 500 से ज़्यादा का ऑप्शन ही नहीं है हमारे पास, तो ये नहीं चल रहा है। तो ये चीज़ तो कंफर्म हो गई कि भाई फ्रिक्शन जो है वो मास के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन मास ऑफ द ऑब्जेक्ट, जितना ज़्यादा मास होगा उतना उसका ग्राउंड के साथ जो रेजिस्टिव फोर्स है वो बढ़ जाएगा। और इसीलिए आपने देखा होगा एक बहुत भारी बॉक्स अगर कहीं रखा हो तो आप उसको जब धक्का मारोगे तो वो आसानी से नहीं हिलेगा। उसी ग्राउंड पे एक हल्का बॉक्स रखा हो तो धक्का मारने पे चल जाता है। तो ये क्यों हो रहा है? क्योंकि फ्रिक्शन भारी चीज़ों को बहुत लंबे टाइम तक रेजिस्ट करने के में हेल्प करता है, मतलब बहुत लंबे टाइम तक वो रोक सकता है, हल्की चीज़ों को नहीं रोक पाएगा। चलो एक 100 kg से इस एक्सपेरिमेंट को फिर से देखते हैं। कितने पे होना चाहिए? 250 के आसपास, है ना, क्योंकि पहला 123, दूसरा 250 के आसपास। देखते हैं ये देखो 252 पे चलना शुरू कर दिया। फिर से दिखाऊं? देखो ये रुकेगा, रुक गया। जैसे ही मैं 250 के ऊपर जाऊंगा ना वैसे ही चलना शुरू कर देगा। ये 252, अरे यार ये एकदम से बढ़ जाता है। रुको, फिर से रुक के दिखाता हूँ, रुक जा। हाँ, देखना। देखो 249, 252, 249 पे बिल्कुल नहीं चल रहा था, है ना। फिर से देखना चाहोगे? 249 पे बिल्कुल नहीं चल रहा था ये यहाँ पे 247, 249, देखो रुका हुआ है, एकदम ज़ीरो स्पीड है 249। और अब मैंने इसको जैसे ही इससे ये चलना शुरू कर दिया। और देखो चलने के साथ साथ एक चीज़ और देखो कि फ्रिक्शन की वैल्यू अचानक से कम हो जा रही है, एकदम से कम हो जाती है। जैसे ही चलना शुरू करता है फ्रिक्शन कम हो जाता है और फिर वो कांस्टेंट रहता है, वो बदलता नहीं है। पहले वाला फ्रिक्शन बदल रहा था, हम जितना फोर्स लगा रहे थे उसके अकॉर्डिंग वो अपने आप को एडजस्ट कर रहा था, लेकिन ये फ्रिक्शन नहीं बदल रहा है क्योंकि चलना शुरू कर दिया है। तो ये चीज़ हमारे पास एक कंफर्म हो गई कि भाई फ्रिक्शन जो है वो मास पे डिपेंड करता है। अब हम दूसरे फैक्टर पे आते हैं। तो दूसरा फैक्टर जो फ्रिक्शन को अफेक्ट करता है ना वो होती है रफनेस। दो सरफेसेस एक दूसरे के साथ कैसी बॉन्डिंग कर रही है, कि कितनी वो रफ़ है ना। जैसे ये बॉक्स मैंने यहाँ पे रखा, ये किसी पर्टिकुलर वैल्यू पे ग्राउंड पे चलना शुरू करता है। अब मैं ग्राउंड की रफनेस को कम कर देता हूँ। देखो यहाँ पे मेरे पास ये राइट टॉप कॉर्नर पे फ्रिक्शन वाला डेटा जो मैं स्क्रॉल कर रहा हूँ, ये रफनेस को कम ज़्यादा करने का है। मैं रफनेस को कम करके पहले से थोड़ा सा आधे पे ले आता हूँ, अप्रॉक्स आधा है। अब देखता हूँ ये कितने पे चलता है। पहले 123 पे चला था, देखो ओहो अब 60 के आसपास ही चलने लगा है। अरे वाह, मतलब मैं जितनी रफनेस को कम करूँगा उतना ही प्रोपोर्शनलिटी में फ्रिक्शन भी कम हो जाएगा। देखो दोबारा देखते हैं, 90 मैंने अप्रॉक्स आधे पे ले आया हूँ उस बार को, कि रफनेस को आधी जैसा दिख रहा है पहले के कंपैरिजन में। अब देखो 50 पे रुका हुआ है और 53 पे रुका हुआ है, 56 पे रुका हुआ है, 59 पे रुका हुआ है और अचानक से 62 पे चलने लगा। तो ऑलमोस्ट आधा करने पे, अप्रॉक्स आधा था तो फोर्स भी अप्रॉक्स आधे के आसपास आ गया। 126 पे पिछली बार चला था, इस बार 62 पे चल गया है। कितना अप्रॉक्स एक्यूरेसी है ना। तो दो फैक्टर्स जो फ्रिक्शन पे डिपेंड करते हैं, वो दो फैक्टर्स क्या क्या हो गए? एक मास और एक ग्राउंड की रफनेस। अब इन फैक्टर्स को हम फॉर्मूला की फॉर्म में देखेंगे और साथ में ग्राफ को भी डिस्कस करेंगे। तो देखो एक ग्राफ के बारे में डिस्कशन करते हैं अभी। ओके बच्चों, तो देखो अभी जो हमने डिस्कस किया वो एक्सपेरिमेंट में, वो इस तरह से था कि जब हमने कोई फोर्स नहीं लगाया था, अप्लाइड फोर्स जब हमारा था 0, तो उस टाइम पे ऑब्जेक्ट में कोई टेंडेंसी नहीं थी, मोशन करना ही नहीं चाहता था, तो उस पर फ्रिक्शन भी लग रहा था। फ्रिक्शन को मैं F सबस्क्रिप्ट F लिख देता हूँ 0।
मतलब जब कोई फोर्स नहीं था तो ऑब्जेक्ट चलना नहीं चाहता था, फ्रिक्शन भी लग रहा था ज़ीरो। और उस टाइप के फ्रिक्शन को हम क्या बोलेंगे? जब फ्रिक्शन है ही नहीं तो कुछ बोलेंगे भी नहीं, नॉट एप्लीकेबल। और मोशन स्टेशनरी, ब्लॉक का मोशन कुछ था ही नहीं। अब दूसरी साइड पे आते हैं। जब हमने लेट अस सपोज फोर्स को बढ़ाते बढ़ाते 50 न्यूटन किया, तो उस टाइम पे फ्रिक्शन की वैल्यू भी एग्जैक्टली 50 न्यूटन थी। ये हम कौन से मास के लिए कह रहे हैं? मास हमारा है 50 kg वाला, जब एक ब्लॉक था। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन एक्ट कर रहा है ना, क्योंकि ब्लॉक रेस्ट पे है, इट इज़ स्टैटिक फ्रिक्शन। स्टैटिक फ्रिक्शन वो फ्रिक्शन होता है जो अपने आप को एक्सटर्नल फोर्स से बैलेंस कर लेता है, और यहाँ पे ऑब्जेक्ट हमेशा अपने रिलेटिव सरफेस के रिस्पेक्ट में रेस्ट पे रहेगा। फिर मैंने फोर्स को बढ़ा के 100 न्यूटन किया, धीरे धीरे बढ़ा रहा था, मैं इतनी सारी वैल्यूज़ लिख नहीं सकता, बहुत बोरिंग हो जाएगा। तो यहाँ पे फ्रिक्शन भी अपने आप को 100 न्यूटन कर लेता है। ये समझदारी जो है ये सिर्फ स्टैटिक फ्रिक्शन में ही होती है, बहुत ही समझदार फ्रिक्शन है, चलने नहीं देता है, ये स्टेशनरी रखता है ऑब्जेक्ट को अपने ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अब मैंने फोर्स की वैल्यू को 123 न्यूटन तक कर लिया था, लेकिन फ्रिक्शन ने इसको यहाँ तक चलने नहीं दिया था। ये इसकी एक्सट्रीम लिमिट थी, ये इस लिमिट तक इसको बैलेंस कर सकता था। ये स्टैटिक फ्रिक्शन को हम लिमिटिंग फ्रिक्शन भी बोल सकते हैं। इसको हम लिमिटिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक लिखेंगे तो भी कोई बुराई नहीं है, बट और स्पेसिफिक हो जाता है ये लिमिटिंग फ्रिक्शन। और यहाँ पर भी ऑब्जेक्ट रेस्ट पे ही है, स्टेशनरी ही है। अब मैंने जैसे ही इससे थोड़ा सा भी फोर्स बढ़ाया, जैसे ही मैं 126 न्यूटन पे गया, तो यहाँ पर आते ही फ्रिक्शन की वैल्यू 94 न्यूटन हो गई थी, और ये फिक्स्ड वैल्यू थी। और यहाँ पे ब्लॉक चलने लग गया था, इट इज़ मूविंग, मोशन में था वो। और ये मोशन में होने की वजह से इस फ्रिक्शन को बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। और काइनेटिक फ्रिक्शन की प्रॉपर्टी ये होती है कि अब आप फोर्स को चाहे जो कर लो, फोर्स को 0 न्यूटन भी कर लो, 50 न्यूटन कर लो, एक बार चलने लग गया है ना ये ब्लॉक, 100 न्यूटन कर लो, कुछ भी कर लो, द वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स विल बी 94 न्यूटन ऑलवेज इफ़ इट इज़ इन मोशन। अगर ये चल रहा है तो फ्रिक्शन फोर्स काइनेटिक ही होगा, और काइनेटिक फ्रिक्शन अपनी वैल्यू को बदलने नहीं देता है। ये मूविंग कंडीशन में है तो चाहे जो फोर्स लगा लो, आपका फोर्स चाहे जो हो जाए, ये इतना ही रहेगा। अब ये जो डेटा है ना, इसको हम प्लॉट करेंगे। यहाँ तक का जो डेटा है देखना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का जो डेटा है, ये ऐसा है कि जितना मैं फोर्स लगा रहा हूँ उतना फ्रिक्शन फोर्स है, एकदम बैलेंस्ड है। तो अगर मैं कोई भी ग्राफ ऐसा बनाऊँ जिसमें x इज इक्वल्स टू वाई हो, तो हम सब जानते हैं x मतलब एक डेटा, y मतलब दूसरा डेटा, x इज इक्वल्स टू वाई, ये ऐसे ही तो इक्वेशन है। मेरा फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स हमेशा बराबर है। तो कहाँ तक ये इक्वल है? यहाँ तक। जहाँ तक ये इक्वल होता है वहाँ तक ये ऐसी इक्वेशन बन जाती है, x इज इक्वल्स टू वाई। क्योंकि दो डेटा है, हम इसको कह देते हैं ये हमारा अप्लाइड फोर्स x है, ये फ्रिक्शन फोर्स y है। तो देखो इसका ग्राफ कैसा बन रहा है, यहाँ से लेकर जो हमने डिस्कस किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक A से B तक ये स्टैटिक फ्रिक्शन है। यहाँ पर इसकी लिमिटिंग वैल्यू हमने देखा एक्सपेरिमेंटली कि 123 न्यूटन आई थी, और 0 से स्टार्ट करते गए, ये दोनों बराबर बराबर होते गए और एक स्ट्रेट लाइन आ गई। अचानक से जैसे ही मैंने 123 से थोड़ा सा ज़्यादा किया तो ये फ्रिक्शन तुरंत कम हो गया और उसके बाद कांस्टेंट हो गया। तो देखो इमीडिएटली ये कम हुआ और फिर कांस्टेंट हो गया। ये कांस्टेंट फ्रिक्शन की वैल्यू को हमने काइनेटिक फ्रिक्शन बोला था, और हमारे एक्सपेरिमेंट में ये 94 न्यूटन था। इस तरह से हम इस ग्राफ को बहुत आसानी से समझ सकते हैं, जो हम एक्सपेरिमेंटली अभी डिस्कस कर रहे थे। ये तो हो गया एक्सपेरिमेंटल एनालिसिस इस चीज़ का कि भाई ग्राफ किस पे डिपेंड करता है। अब मैं आपको कुछ फॉर्मूलाज के बारे में बताता हूँ कि फॉर्मूलाज बनाए कैसे गए होंगे। तो देखो, फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स, जो हमने अभी देखा, ऑन टू फैक्टर्स, and these factors are first normal force
ड्यू टू सरफेस या कॉन्टेक्ट सरफेस। ये थोड़ा सा मैं स्पेसिफिक लिख रहा हूँ, है ना। हमने तो देखा था कि भाई मास पे डिपेंड करता है, लेकिन मैं उस मास को नॉर्मल फोर्स लिख रहा हूँ क्योंकि एक्सपेरिमेंटली या माइक्रोस्कोपिकली दिस इज़ द थिंग ऑन विच इट डिपेंड्स। एंड सेकेंड, टाइप ऑफ सरफेस। दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है ना। अभी मैं आपको इसका FBD फोर्स बॉडी डायग्राम बना के समझाता हूँ कि भाई ये ब्लॉक ऐसे रखा है, ये ग्राउंड है, इस ब्लॉक का मास m है, तो हाउ वी ड्रॉ इट्स फ्री बॉडी डायग्राम। यहाँ पर होगा नॉर्मल फोर्स और यहाँ डाउनवर्ड डायरेक्शन में होगा इसका वेट mg। तो हम क्या कहेंगे यहाँ पर कि अगर ये स्टेशनरी है और मूव नहीं कर रहा है इन y डायरेक्शन, स्टेशनरी इन y डायरेक्शन, तो इसका मतलब हो गया y डायरेक्शन कौन सी हुई, ये y डायरेक्शन है, ये x डायरेक्शन है। तो अगर ये y डायरेक्शन में मूव नहीं कर रहा है तो नॉर्मल फोर्स mg के बराबर है। और इसीलिए देखो, इसीलिए यही रीज़न था कि जितना मैं मास बढ़ा रहा था नॉर्मल फोर्स बढ़ रहा था, और नॉर्मल फोर्स के बढ़ने की वजह से यहाँ पर फ्रिक्शन बढ़ रहा था। मैंने 100 से 200 किया, मेरे फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू जिस पे वो मूव करना चाहता था वो बढ़ के डबल हो गया। तो जितना मास उतना फ्रिक्शन, जितना ज़्यादा वेट होगा उतना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा। तो ये डिपेंडेंसी मास पे है, लेकिन इसको बोलना सिर्फ मास नहीं है, और ये मैं आपको आने वाले लेक्चर्स में बताऊंगा भी कि ऐसा क्यों होता है। सिर्फ मास बोलेंगे ना तो गलत हो जाएगा। माइक्रोस्कोपिकली देखा जाए तो ये नॉर्मल फोर्स है। बेसिकली क्या हो रहा है कि एक सरफेस पे जब दूसरी सरफेस रखी होती है तो ये दोनों सरफेसेस एक दूसरे पे फोर्स लगाती हैं। दिस फोर्स इज नॉर्मल फोर्स। ये नॉर्मल फोर्स ये बताता है कि दोनों सरफेस एक दूसरे को किस तरह से पुश कर रही हैं, कितना इनके बीच में बॉन्डिंग है। पुश करना इज़ इक्वल टू बॉन्डिंग। इनके बीच की बॉन्डिंग कैसी है। अगर ये बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी ना, बहुत ज़्यादा अगर ये स्ट्रांग होगी तो ये फ्रिक्शन को बढ़ा देगी, फ्रिक्शन विल इंक्रीज। तो स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग के लिए क्या करना होगा, मुझे इनको एक दूसरे के बहुत क्लोज लाना होगा। मॉलिक्यूल्स बहुत पास पास आ जाएंगे ना, बॉन्ड बना लेंगे। तो क्लोज लाने के लिए क्या करना होगा, मुझे इसको नीचे पुश करना होगा। जितना मैं नीचे दबाऊंगा उतने ये मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, और मॉलिक्यूल्स पास पास आएंगे, बॉन्डिंग स्ट्रांग होगी, फ्रिक्शन बढ़ेगा। दिस इज़ द माइक्रोस्कोपिक व्यू। बहुत ही सिंपल सी चीज़ है कि मुझे इनको चलने नहीं देना है, तो मैं क्या करूँगा, ब्लॉक के मॉलिक्यूल्स को नीचे सरफेस के मॉलिक्यूल्स के साथ बॉन्डिंग करा दूंगा। और बॉन्डिंग कराने के लिए पास लाना है, पास लाने के लिए दबाना है। और इस नीचे दबने वाली चीज़ को हम नॉर्मल फोर्स कह रहे हैं, क्योंकि जितना ही नीचे दबेगा उतना इसको नॉर्मल फोर्स मिलेगा। तो फ्रिक्शन डिपेंड्स अपॉन टू फैक्टर्स। फ्रिक्शन इज ऑन टू फैक्टर्स, वन इज नॉर्मल फोर्स एंड अदर इज टाइप ऑफ सरफेस। हमेशा ध्यान रखना, ये दो चीज़ों पे ये डिपेंड करता है, और इसकी हेल्प से हम फ्रिक्शन के फॉर्मूलाज डिराइव कर सकते हैं। तो फ्रिक्शन के क्या फॉर्मूला, फॉर स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन के लिए देयर इज़ नो फॉर्मूला। हमेशा याद रखना, कोई फॉर्मूला नहीं लगाना है। इसके लिए क्या करना है, एक्सटर्नल फोर्स को स्टैटिक फ्रिक्शन से बैलेंस कर दो। x इज इक्वल्स टू वाई, ग्राफ बहुत ही सिंपल सी बात है, ये हमेशा बैलेंस करता है। फॉर लिमिटिंग फ्रिक्शन, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए हमारा जो फॉर्मूला बनेगा वो होगा F लिमिटिंग इज इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स एन। ये देखो दो फैक्टर्स पे डिपेंड करता था, एक तो नॉर्मल फोर्स जिस पे ये डिपेंड करेगा, और दूसरा है स्टैटिक कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन। और ये चीज़ टाइप ऑफ सरफेस पे डिपेंड करती है। दिस इज डिपेंडिंग ऑन टाइप ऑफ सरफेस। तो दो चीज़ों पे डिपेंड करता था। टाइप ऑफ सरफेस के लिए हमने म्यू एस सिंबल लगा दिया, और नॉर्मल फोर्स के लिए एन। और तीसरा फॉर्मूला होता है फॉर
काइनेटिक फ्रिक्शन जो कि हमेशा कांस्टेंट रहेगा। देखो हर कांस्टेंट वैल्यू के लिए एक फॉर्मूला है, जो कांस्टेंट नहीं है वो हमेशा बैलेंस करता रहेगा एक्सटर्नल फोर्स को। दिस इज एक्सटर्नल फोर्स, दिस इज स्टैटिक फ्रिक्शन। तो काइनेटिक फ्रिक्शन के लिए फॉर्मूला होगा एफ के इज इक्वल्स टू म्यू के इंटू एन। तो यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो बदल जाता है, बॉन्डिंग थोड़ी सी बदल जाती है, मॉलिक्यूल्स का आपस का इंट्रैक्शन बदल जाता है, क्योंकि अब वो चल रहा है, पहले वो रुका हुआ था अब वो चल रहा है। तो म्यू एस और म्यू के, दिस इज काइनेटिक फ्रिक्शन कोफिशिएंट। तो इस तरह से हमारे पास 3 फार्मूलाज हैं और इन 3 फार्मूलाज की हेल्प से हम लोग कोई भी क्वेश्चन बहुत आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और सबसे बड़ी बात क्या है ना, एक विजुअलाइजेशन हमें चाहिए होता है कि भाई कौन सा फॉर्मूला कब लगेगा, क्या मतलब होता है, और वो विजुअलाइजेशन आई होप आप लोगों को सबको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम लोग, नेक्स्ट लेक्चर में या नेक्स्ट इस पार्ट में फ्रिक्शन के हम लोग यही फॉर्मूलाज कैसे अप्लाई करने हैं वो सीखेंगे। और अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, and see you soon. Take care. Goodbye.